गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण, हिंदी व्याकरण का भाषा और व्याकरण ये चैप्टर लेने वाले हैं। देखो बच्चों, तुमने सड़क पर चलते समय कई बार के संकेत चिन्ह को देखे होंगे। उन्हें देखकर हम समझ जाते हैं कि क्या करना है। यदि लाल बत्ती हो तो हम बिना किसी के कुछ कहने का इंतजार करते हुए अपनी गाड़ी रोक देते हैं। यदि हरी बत्ती पर तीर का चिन्ह लगा हो तो उस दिशा में स्वयं मुड़ जाते हैं। कई हॉर्न पर ऐसा चिन्ह हो तो हम समझ जाते हैं कि वहां पर हॉर्न बजाना नहीं चाहिए। यह संकेत की भाषा है, यानी कि हम संकेत चिन्ह देखकर ही हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। गूंगे बहरे व्यक्ति भी अपनी बात संकेत से ही कहते हैं। अपने पक्षियों और जानवरों को भी बात करते हुए देखा या सुना होगा। उनकी भाषा हमें नहीं समझ में आती, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। कभी कभी संकेतों से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। पुस्तकालय और कंप्यूटर कक्ष में बात करना मना होता है, वहां हमें संकेतों का ही प्रयोग करते हैं। देखो, हम जब पुस्तकालय में जाते हैं या लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पर हम पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे दूसरों को डिस्टर्ब हो सकता है। तो वहां पर भी क्या होता है कि संकेतों से एक दूसरे को बोला जाता है या संकेत किए जाते हैं और हम एक दूसरे की भाषा समझ जाते हैं। ऐसे कुछ संकेत है। देखो, संकेतों का प्रयोग हमने आमने सामने बैठकर ही किया जा सकता है। अगर हम एक दूसरे को संकेत करना है, यानी कि एक दूसरे से बात करनी है, तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम संकेत से बात करने के लिए हमें एक दूसरे के सामने बैठना बहुत जरूरी होता है। एक दूसरे के सामने हम एक दूसरे को जब देखते हैं तभी हम संकेत से बात कर सकते हैं। दूर बैठे लोगों को भी अपनी बात कहने के लिए अन्य साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, इसीलिए भाषा की उत्पत्ति हुई। अगर हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं तो हम संकेतों से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दूर बैठे लोगों को बात करनी है तो हमें भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहां पे हम संकेतों से बात नहीं कर सकते। देखो बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के विचार हम अपने तक हम ग्रहण कर लेते हैं। देखो, प्राचीन काल में जब भाषा नहीं थी, प्राचीन यानी कि पुरातन काल में जब भाषा नहीं थी, तब मनुष्य एक दूसरे को संकेत से ही बात करते थे। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थर, चट्टान, यहाँ पर कुछ संकेत लिखे थे और इन संकेतों की सहायता से ही विचारों का आदान प्रदान हो सकता था और आदान प्रदान वो आसान भी हो सकता था। विचार एक दूसरे तक पहुंच भी सकते थे। फिर जैसे जैसे मनुष्य सभ्य हो गया, होशियार होने लगा, कुछ उसको समझ में आने लगा, तो वैसे वैसे उसने अपने मन के विचार प्रकट करने के लिए एक साधन की जरूरत उसको महसूस हुई। उसको लगा कि हमें कुछ साधन चाहिए, हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसी के फलस्वरूप भाषा का विकास हुआ और जब इंसान को पता चला कि हमें कुछ साधन चाहिए हमारे विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए, तो इसी के फलस्वरूप हमें क्या हुआ, भाषा का विकास हो गया। भाषा का रूप बार बार बदलता रहा है। भाषा का रूप बार बार बदलता है। पहले संकेत से हम बात करते थे, उसके बाद हमें भाषा चाहिए एक दूसरे को बात करने के लिए, ये समझ में आया। उसके बाद हमने लिपि तैयार की। लिपि यानी कि भाषा का एक चिन्ह, वो यानी कि इसमें बदलाव होते गए। अनेक वर्षों के बाद भाषा का एक निश्चित स्वरूप बना। आज के समाज में भाषा का एक विशेष महत्व है और इसीलिए भाषा का एक विशेष महत्व बन गया है और भाषा से ही हम एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हैं। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी मन के भावों को प्रकट करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कि चिमनी चू चू करती है, चिड़ी, और उसके बाद में, लेकिन उनकी भाषा हमारी भाषा से क्या होती है, अलग होती है। उनकी भाषा हम ज्यादा नहीं समझ सकते, लेकिन उनका कुछ ना कुछ आवाज चल रहा होता है। वे विभिन्न आवाजों और संकेतों से ही अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। विभिन्न आवाज और संकेत, कुछ हाव भाव होते हैं उनके भी, उसी से वो उनके विचार प्रकट करती है।
केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा के माध्यम से अपने मन के भावों का आदान प्रदान करता है। हाँ, लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है कि जो भाषा यूज करता है और भाषा के माध्यम से ही अपने विचार को एक दूसरे तक पहुंचा सकता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि भाषा हमारे लिए क्यों उपयुक्त है, क्यों महत्वपूर्ण है। और अभी देखो भाषा का किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, यह अब हम यहाँ पे देखेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को ग्रहण भी करते हैं। यानी कि हमारे विचार दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को हमने समझ लेना, इसी को भाषा कहते हैं। यहाँ पे मैं भाषा का ये लिख कर दूंगी परिभाषा। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करना, इसी को भाषा कहते हैं। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करना यानी कि समझना, इसी को भाषा कहते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते भी हैं और दूसरों की भावनाओं और विचारों को हम ग्रहण भी करते हैं, इसी को हम भाषा कहते हैं। अभी देखो भाषा के दो रूप हैं। भाषा दो रूप में है, एक है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। भाषा के दो रूप, एक मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। भाषा के दो रूप है, एक है मौखिक भाषा और एक दूसरी है लिखित भाषा। जिस भाषा को हम मुख से बोलना तथा कानों से सुना जाता है, जिस भाषा को मुख से बोला अथवा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि हम मुख से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। जैसे कि हम टेलीफोन पे करते हैं, देखो मौखिक भाषा का उदाहरण, जैसे टेलीफोन पे हम क्या करते हैं, बात भी करते हैं और सुनते भी हैं, यानी कि हो गया मौखिक भाषा का उदाहरण। और एक है जैसे कि टेलीविजन, टेलीविजन पे भी क्या होता है, टेलीविजन पे भी कोई समाचार अगर हम सुनते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक बोलता है और हम उसकी बात सुनते हैं, यानी कि ये हो गया मौखिक के उदाहरण। अभी हमारी दूसरी भाषा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है, देखो हम अपने मन की बात लिखते हैं। हम अपने मन की बात लिखकर भी कह सकते हैं तथा लिखी हुई बात को हम पढ़कर समझ भी सकते हैं। हम अपने मन की बात पढ़कर लिख सकते हैं और लिखी हुई बात पढ़कर समझ भी सकते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि समाचार पत्र, इसमें आता है समाचार पत्र हम पढ़ते हैं ना, जैसे समाचार पत्र। और नंबर 2 है
पुस्तक, पुस्तक है। अबे पुस्तक को पहले लिखा गया है, यानी कि वो लिखित हो गया, और वो जो लिखा हुआ है हम वो पढ़कर समझ सकते हैं, इसलिए उसको कहा गया है लिखित भाषा। समझ में आया? सबसे पहले हमने देखा कि भाषा किसको कहते हैं? अपने विचार और भावों को हम प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार और भावना को हम ग्रहण करते हैं, हम उसे भाषा कहते हैं। और इसी भाषा के दो रूप थे, एक था मौखिक और दूसरा था लिखित। मौखिक में हम टेलीफोन के द्वारा हम मौखिक बात कर सकते हैं, और उसके बाद में टेलीफोन के द्वारा भी हम मौखिक बात कर सकते हैं। और लिखित ये है कि समाचार पत्र और पुस्तक। इतना समझ में आया? चलो हम आगे देखते हैं। इसी भाषा को लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ी। तो लिपि यानी कि क्या? भाषा को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। देखो अभी मैं ये इरेज करती हूँ और आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमें इस भाषा को लिखने के लिए लिपि की जरूरत पड़ी। तो लिपि भाषा को लिखने के ढंग को, भाषा को लिखने का एक ढंग होता है, लिखने के ढंग को, भाषा को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। हम लिपि कहते हैं, यानी कि भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि। प्रत्येक भाषा की एक अपनी लिपि होती है, प्रत्येक भाषा होती है और उसकी अपनी लिपि भी होती है। जैसे अभी देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, प्रत्येक भाषा की अलग अलग भाषा होती है, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, इन सब की अपनी लिपि होती है। तो देखो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे देखो उदाहरण में एक प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। देखो जैसे कि हिंदी, मराठी,